बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, कुछ और लोगों ने भी इसके बारे में बात की है। मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो कुछ चीज़ों की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा, ये फ़ैसला कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और अब वो सुहेल अफरीदी को नाकाम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। या तो सुहेल अफरीदी को उनकी शराइत पे या उनकी बात पे आना पड़ेगा, या फिर वो हर कोशिश करते हुए सुहेल अफरीदी को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। हो सकता है आने वाले दिनों में करवा दी जाए, क्योंकि डे बाई डे चीज़ें तब्दील होंगी और चीज़ें जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाएंगी और कुछ नई हिकमत अमली भी बनेगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ थोड़ी ऑक्सीजन मिली है एक बड़ी तब्दीली के बाद, वो थोड़े दिनों में जैसे जैसे चीज़ें डाउन होंगी तो मायूसी फैलाई जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को डेलिबरेटली ख़राब किया जाएगा और इस तरह की सूरत हाल बना दी जाएगी कि वहाँ पे कोई इमरजेंसी लगा दी जाए या कोई और सूरत हाल डिक्लेयर कर दी जाए, लोगों में मायूसी फैला दी जाए, तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा देखें, पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे हालात बहुत अच्छे हों, लोग खुशहाल हों, वो कभी भी ऐसे ताजरों को या बिजनेसमैन को पसंद नहीं है, या ऐसे बैरूनी आकाओं को पसंद नहीं है ऐसा खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से आपको मादनियात ले जाने में मुश्किल पेश है। याद रखिए कि अफ्रीका के अंदर बड़ा लंबा अरसा खाना जंगी लगी रही, बहुत बुरे हालात रहे अफ्रीका में, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो अफ्रीका के मादनी वसाइल थे। जब तक जो दीगर मगरबी ममालिक हैं वो अफ्रीका से मादनियात उठाते रहे, तब तक कभी अफ्रीका में अमन नहीं हो सका। अफ्रीका के मुख्तलिफ कबीले, गिरोह, लोग, मुल्क आपस में लड़ते ही रहे और एक खाना जंगी वहाँ पे लगा कर रखी गई। मेरे कुछ बड़े करीबी लोग हैं, वो कॉन्गो में रहे जहाँ पे सोना निकाला जाता था, तो वो ये बताते थे कि हर 100 किलोमीटर के बाद एक नया सिस्टम शुरू हो जाता था और एक खाना जंगी लगी हुई थी वहाँ पे और बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। लेकिन जो भी वहाँ पे मगरबी लोग आते थे उनको कोई नहीं छेड़ता था, वो हर एरिया से बड़ा स्मूथली गुजर जाते थे। अब यही बात आप देखें ना, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में किसी को भी अमान नहीं है सवाए उन लोगों के जो वहाँ से मादनियात ले जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सबको उनका हिस्सा देते हैं। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा अगर पुरअमन होगा तो ये मादनियात फिर कैसे बड़े आराम से उठा के वहाँ से निकाली जाएंगी, ये सवाल बार बार लोग उठाते हैं और ये जायज़ उठाते हैं क्योंकि हमने दुनिया में ऐसे मॉडल्स देखे। और अब शहजाद अकबर साहब हों या जो हुकूमती टाउट्स हों या बहुत सारे और लोग हैं, वो ये बार बार इशारा दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुहेल अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। एक नया चैलेंज खड़ा हो गया, लेकिन एक अच्छा ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा सरकारी इश्तिहार में या किसी भी सरकारी जो पब्लिसिटी है उसके अंदर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। ज़बरदस्त है, यानी पैसा जब आवाम का है तो आप इश्तिहार छापें और इन्फॉर्मेशन दें। ये अपनी शक्लें लगाना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अब पंजाब के अंदर चले जाएं, वफाक में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पूरे पूरे टब्बर की तस्वीरें ये लगा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि जो ख़ानदान में नए बच्चे पैदा हुए उनकी फ़ोटो भी लगा दें अखबारात में आवाम के पैसों से। तो यहाँ तो पंजाब में तो एक फ़ोटो कर दी जा रही है, हर तरफ एक मुंह है वो चिपका दिया जाता है। कभी उस मुंह के साथ ट्रंप को जोड़ देते हैं, कभी फील्ड मार्शल को जोड़ देते हैं, कभी नवाज शरीफ को जोड़ देते हैं, कभी किसी और को जोड़ देते हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर हम देखते हैं, एक फ़ोटोगर्दी चल रही है। लेकिन ये बड़ा अच्छा कदम है सुहेल अफरीदी ने उठाया कि किसी ये बाप का माल नहीं, आवाम का माल है। तो जो इश्तिहारात जारी करने हैं उनमें सिर्फ पैगाम होना चाहिए, किसी की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पर अदालती फैसले माजी में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ा गंद मारा। ये गंडापुर साहब भी जब इनके इश्तिहारात लगते थे तो गंडापुर का भी शक्ल लगा हुआ होता था, जो नामुनासिब नहीं होना चाहिए था। हत्ता कि 14 अगस्त पे जो इश्तिहारात दिए गए उनमें कायदे आज़म का फ़ोटो इन्होंने निकाल दिया अपने फ़ोटो पूरे करने के चक्कर में कि कायदे आज़म की जगह ही नहीं बीच में बन रही थी। अल्लामा इकबाल की जो मुफक्किर पाकिस्तान है उनकी भी जगह बीच में नहीं बन रही थी। ये इनके हालात हैं। अब बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दरपेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब उनकी मुलाकातें कोई नहीं होनी, क्योंकि मुलाकात वाला दिन था, पता चला फिर नहीं मिलने दिया। 7 महीने हो गए इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी है। अब आप कहेंगे ये जो इमरान खान की बातें बाहर आ रही हैं या जो लोग मिलते हैं वो कैसे, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक ट्रायल किया जा रहा है और उस ट्रायल को कानूनी तौर पे ये बाउंड है कि उस ट्रायल के अंदर कोई ना कोई जर्नलिस्ट, वकला या इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर
उसको उस ट्रायल के दौरान मौजूद होना चाहिए, और जो उसके साथ दीगर मुजरिम है उनको भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो ये ट्रायल जो है, इस दौरान में मौका मिल जाता है इमरान खान साहब की बात सुनने का, बात करने का, या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है, उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया। अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये ज़रा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो हैं वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान हैं जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था, अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना, तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहाँ बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला है और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए, इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया। उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था, 15वें नंबर से उठा के, कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो, जो इनको कहेंगे वो करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। इमरान खान साहब का केस वो लगने ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा, झूठे गवाहान की बुनियाद पे केस ठहर नहीं पाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वक्त जब बदलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा, वो जुडिशरी की इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपील्स में भी जाएंगे और हालात तब्दील भी होंगे। तो अब एक ऐसे केस में जहां पे गवाही झूठे साबित हो गए, इमरान खान के खिलाफ फैसला कैसे सुना, ये सवाल भी खड़ा है। तो इसलिए एक लंबी तारीख दे दी गई, और इस वक्त इमरान खान साहब को खामोश रखना भी मकसूद है, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम भी बहुत करीब है। और ऐसे में इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद करते हैं। लिहाजा अगर इमरान खान ने आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद की और आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके लिए कोई रुकावट बनी, तो ये प्रॉब्लम है ना। लिहाजा उन्हें खामोश करके कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि अदालत पे दबाव डालें आप लोग सब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी लीडरशिप को, उनके MPs MNA को, सबको निकल कर आना चाहिए और अदालत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, रोला शोला डालना चाहिए कि भाई इमरान खान का केस सुने, आप क्यों नहीं सुनते, लगाएं केस। आप इतने केसेस सुनते हैं, बहुत गैर ज़रूरी केसेस भी सुनते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सारी कौम उसकी तरफ देख रही है, आप उसका केस ही नहीं लगा रहे। आप केस लगाएं, उसका केस सुने। अब ये जो रोला है वो पढ़ना चाहिए, और इसमें सुहेल अफरीदी का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद भी पास हो गई। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से भी रब्ता कर लिया। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। उस पर एतराज़ात लगे, वो एतराज़ात भी दूर हो गए। लेकिन सुहेल अफरीदी की अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, और ना ही वो मुलाकात तय हो पाई है। वज़ीर आज़म को भी उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, तो वज़ीर आज़म ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा जी मैं पूछ कर बताता हूँ, और तब से लेकर अब तक वज़ीर आज़म ने पूछ कर कुछ भी नहीं बताया। लिहाजा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, और 7 माह हो गए उनकी मुलाकातें वैसे ही बंद हैं। ये तो सिर्फ केस की सूरत में हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पहले इम्तिहान में सुहेल अफरीदी साहब कामयाब होते हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई कम से कम ख़त्म की जाए। रिहाई तो बड़ी दूर की बात है। नाज़रीन, एक और ख़बर है, 9 दिन हो गए हैं, अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का कुछ पता नहीं है। 9 दिन पहले मुरीदके से ये दोनों भाई गायब हुए थे, इनके साथ इनके और भी लीडरशिप के लोग मौजूद थे, और बड़ा रोला पड़ गया था कि ये गए कहाँ पे। पहले पता चला कि जनाब इनको अगवा कर लिया एजेंसियों ने। सबसे पहले तो ये गिरफ्तार हो गए, बाद में चला कि जी इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया। फिर बताया गया जी एक भाई ज़ख्मी है, फिर बताया गया जी दोनों भाई ज़ख्मी हैं, फिर ऐसी अफवाह फैली कि कोई एक इनमें से भाई जो है वो मर गया है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बार बार फैलाई गई और ये चीज़ें कही गई। जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि एक को तो हमने ज़ख्मी देखा है, और साद रिजवी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको ज़ख्मी देखा है।
लेकिन फिर जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्हें इतला मिल जाती है एजेंसियों से भी, और उनका ये दावा सामने आया कि ये एजेंसियों की हिरासत में। मेरी अपनी दानिश में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही कहता है कि चौथी सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अब इसकी लीडरशिप ऐसे तो नहीं छुपी रह सकती, वो तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर फिर रहे हैं, ऐसा ज़रूर है कि वो इस वक्त हसास इदारों की हिरासत में है और ज़ख्मी है या ठीक है इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन बाहर के जो मामलात हैं, हसास इदारे जब तक उन मामलात को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक इन भाइयों को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता या इन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। और अगर इनमें से किसी एक को कुछ हो गया है जिसके बारे में खबरें चलती रही हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितने दिन गुजर गए हैं इतने दिन तक हुकूमत रिस्क ले नहीं सकती है ये एजेंसियों की हिरासत में। जब तक बाहर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाएगा पूरी पार्टी पे, पूरे निज़ाम पे, हर चीज़ पे, तब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको अंदर तोड़ के छोड़ा जाएगा कि ये कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ कर ले। मैं क्योंकि रहा हूं ना एजेंसियों की तहवील में, तो मुझे पता है कि वो आपको तोड़ते हैं, वो आपको कमज़ोर करते हैं और फिर आपको कहते हैं ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। तो जब इंसान मान लेता है तो फिर उसके बाद वो फिर कैलकुलेट करते हैं कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना। लिहाजा मुझे लगता है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ये जो एक खबर चलवाई गई थी बाकायदा देकर, देखिए मैं ज़ियाद तनोली साहब एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनकी खबरें ऐसे बाउंस नहीं हो सकती। ये बाकायदा कहीं डिस्कशन हुई है और ये खबर जानबूझकर चलवाई गई है कि जो खादम हुसैन रिजवी मरहूम हैं उनकी कब्र को मुंतकिल करना है जनाब के, ले जाना किसी और शहर के अंदर। तो ये खबर जानबूझकर चलवाई गई होगी, इसका रिएक्शन भी देखने की कोशिश की गई होगी। अब इसमें जनाब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उसने कहा जी कबर ट्रांसफ़र की खबर से ये पीछे हट गए। वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हम कर रहे। और ये खबर शायद इसीलिए लगवाई गई थी ताकि जो दोनों भाई हैं वो जहाँ भी हैं उनको ये खबर पढ़वाई जाए और उनको दिखाई जाए कि हम ये भी कर सकते हैं और ये करने जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से इंसान टूटता है ना, कमज़ोर पड़ता है। तो शायद ये कोई हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है एजेंसियों की या इस हुकूमत की। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत इससे पीछे हट गई है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि जी ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। अच्छा, इसी हवाले से एक और खबर ये कि मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब से मुलाकात हो गई है। अब ये मुलाकात मैंने देखी, बड़ी जपियाँ छपियाँ डाल के मिल रहे थे, बड़ी अच्छी बात है और मामला हल होने चाहिए। तो मुफ्ती मुनीब जो है ना, वो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो रिजवी बरादरान हैं उनका कुछ पता चले या बाकी जो दीगर लोग हैं उनको कुछ पता चले, क्योंकि मुफ्ती मुनीब साहब ने हर दौर में अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और ख़िदमत के लिए पेश किया है। और इस तरह की जो गैर मामूली सूरत हाल जब भी पैदा होती है, लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह की चीज़ें जिनमें मौलवी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो अपनी सर्विसेज हमेशा पेश करते चले आए हैं। तो यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज पेश की उन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि अब जो दोनों भाई हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, शायद कुछ पता चल जाए। आज़ाद कश्मीर में नादरीन नून लीग ने अपने आप को हुकूमत से अलग कर लिया और वो कहते हैं जब हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं तो अगर पीपल्स पार्टी अब लेकर आती है तरीके तो एतमाद, तो वहाँ की हुकूमत तो गिर जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे वो एक निगरान हुकूमत बना लेंगे और उसको लंबा खींचेंगे। जब तक इलेक्शन उनके अपने मफाद में नहीं आएगा तब तक वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये घटिया खेल तो एस्टेब्लिशमेंट बड़े लंबे अरसे से खेलती चली आ रही है। जो मुतालबात थे उस हवाले से अभी, क्योंकि नून लीग को पता चल गया कि इस हुकूमत के साथ बैठ के तो जिल्लत ही है और किसी किस्म के इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो आज़ाद कश्मीर में पीछे हट गए हुकूमत से। कुछ वज़रा भी इस्तीफ़े दे चुके हैं और कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की। लेकिन मुकदमात की खबरें भी आ रही हैं। तो हुकूमत ने मज़ीद 10 दिन की मोहलत मांगी है कमेटी से, जो मेरे पास इतना है उसके मुताबिक। और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो अगली मीटिंग होगी इस महीने के बिल्कुल आखिर में, अक्टूबर के, तब तक तमाम मुतालबात आपके मुकम्मल हो चुके होंगे। अब जो मुज़ाकरात है उनको 3 हफ्ते गुजर गए हैं और अब पीछे जो है वो 10 दिन मजीद मांगे उन्होंने कि ठीक है जी हम तमाम मुतालबात आपके मंजूर कर लेते हैं। तो ये कश्मीरियों की जिद्दोजहद का नतीजा है, उनकी हिम्मत का नतीजा है, उनकी अवामी ताकत का नतीजा है कि उन्होंने पाकिस्तान की ज़ालिमाना एस्टेब्लिशमेंट और रियासती पॉलिसियों के बावजूद अपने जायज़ मुतालबात मनवा लिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो पाकिस्तान भर में जलसों का ऐलान कर दिया। कोयटा के अंदर भी ये कह रहे हैं जी हमें इजाज़त दी जाए, बाकी जगहों पर भी दी जाए। तो अब हम जलसे करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। देखना यह है कि मौजूदा रजीम इसके लिए अलाउ करता है नहीं करता, क्योंकि जलसों में हर तरह की बातें होती हैं। मेरे ख्याल में शर्त ये रखी जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप
एक्सटेंशन के रास्ते में रुकावट ना डालें, जितने मर्जी आपने जलसे करने आप कर लें। अब और नॉर्मली यही होती है एस्टेब्लिशमेंट की, और क्या होती है बेचारों की। 26वीं आईनी तरमीम का नाज़रीन 1 साल मुकम्मल हो गया और ये पहली सालगिरह है 26वीं आईनी तरमीम की। तो इस पर हम ज़रा देख लेते हैं कि इस तरमीम ने पाकिस्तान में किया क्या। नंबर 1 तो अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात किए गए इस तरमीम के बाद, सियासी जजेस आए। फिर अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाया गया, जिनका हक था उन्हें नहीं आने दिया गया, अपनी मर्ज़ी के बंदे ले आए। दूसरी अदालतों से जजों की ट्रांसफ़र की गई, आईनी बेंच में अपनी मनपसंद जजेस बनाए गए और बेंचेस पर सियासी कंट्रोल हो गया, यानी हुकूमत कंट्रोल करेगी बेंच में कौन होगा। अदलिया को एक मातहत इदारा बना दिया गया, मखसूस नशस्तों को माले गनीमत बना के बांट दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का एक स्या फैसला वो भी अदालत से दिया गया। इलेक्शन धांधली का जो मुकदमा है या केस है उसको दबा लिया गया। इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं जिनको उठाया गया उन्हें भी दबा लिया गया। धांधली के मुकदमा जो मामलात हैं, केसेस हैं, वो तकरीबन रुक गए सारे, वरना इस्लामाबाद तो बिल्कुल फैसले के दहाने पे पहुंचा हुआ था। जजेस जो आज़ाद हैसियत में काम करना चाहते हैं उनको दबाया गया पूरी कोशिश करके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर भी कंट्रोल कर लिया गया, जजेस कमेटी पर भी कंट्रोल कर लिया गया और एक्सटेंशन के रास्ते की रुकावटें भी ख़त्म कर दी गई। यह है नाजरीन जो 1 साल में 26वीं आईनी तरमीम ने किया और अभी 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो आप इससे ज़्यादा पाकिस्तान में गंद पड़ता हुआ देखेंगे। एक और नाजरीन चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया है और बड़ा ही खालिस उर्दू के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो अपना ट्वीट किया उसमें कहा कि कोई भी रियासत अदल और मसावात की पासदारी के बगैर अपनी बुनियादों पर खड़ी नहीं रह सकती। तो ना यहाँ पे मसावात है। नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया जेल में बैठी हुई एक औरत से, आपका लीडर। अगर मसावात होती तो दोनों को एक जैसा मौका मिलता। जीती हुई खातून को जेल के अंदर बंद कर दिया, ये कौन सी मसावात है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। दूसरा उन्होंने कहा जी अदल तो पाकिस्तान में नापैद है, अदल तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। यहाँ पे तो इद्दत जैसे घटिया केसेस चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कीचड़ उछाला जा रहा है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तानी रियासत 1971 में बड़ी तकसीम का शिकार हो चुकी है, पाकिस्तान टूट चुका है यानी 1971 में। और सकूते मशरकी पाकिस्तान के साने अजीम को महज बैरूनी दुश्मनों की साजिशों का नतीजा देकर लपेटा नहीं जा सकता। ये पार वाले दुश्मनों ने नहीं किया था, अंदर से हम शामिल थे। उन्होंने कहा ये एक भरपूर सियासी और अस्करी शिकस्त थी, फौजियों की और सियासतदानों की शिकस्त थी। और साथ उन्होंने कहा नशे में ताकत के नशे और इख्तियारात के नशे में धुत सियासतदानों, जर्नैलों, अफसरशाही और नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले देने वाले जजों की महल्लाती साजिशों बंगालियों को कम तर दर्जे का शहरी समझकर उनके हकूक गसब करने का नतीजा थी। अब ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ट्वीट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यही बात इमरान खान साहब ने की, यही बात ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की। तो क्या यहाँ पे कोई पीका शिका इस्तेमाल होगा, कोई चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा? क्या ख्वाजा साद रफ़ीक को नंगा करके टॉर्चर किया जाएगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया जाता है? क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को कोई अगवा करेगा, कोई तशद्दुद करेगा? देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, लोग बात करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी साथ साथ करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को ये फ़न और ये हुनर आता है कि उन्होंने सख्त बात भी करनी है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। यानी एस्टेब्लिशमेंट को, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको नुकसान ना पहुंचे किसी तरह, लेकिन मैं अपनी बात भी करके अपना रिकॉर्ड सीधा कर दूं। इमरान खान साहब जो कहते हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा। और एक और बात भी है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ये ट्वीट है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये वही बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, अल्फाज का हेर फेर है थोड़ा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बात करते हैं ना तो इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा। कोई नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसको उठा के कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बना रही। एस्टेब्लिशमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक में उसका इंपैक्ट नहीं है। हाँ, जो इमरान खान कह रहा है उसका पब्लिक में इंपैक्ट है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तकलीफ है कि जब वो कहता है कि याया खान ने, और साद रफ़ीक साहब ने वैसे किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इदारों का और इस तरह नाम लिया कि जर्नैल, सियासतदान, जजेस और ये सारे ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने मिल के पाकिस्तान को तोड़ा है और ये जिम्मेदार है उस सारे के लिए। हम किसी और पे इल्ज़ाम नहीं धर सकते। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये ट्वीट क्यों किया? पिछले दिनों भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि उनके अंदर जमहूरियत ज़िंदा है। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर आपके अंदर जमहूरियत ज़िंदा है
तो आपकी सारी की सारी लीडरशिप जो है वो धांधली करके इलेक्शन में आई है। मरियम नवाज सीट हार गई थी, शहबाज शरीफ सीट हार गया था, शहबाज शरीफ का टफ था, हमजा शहबाज सीट हार गया था, नवाज शरीफ सीट हार गया था। आपकी पार्टी के जितने वज़रा इस वक्त बैठे हुए ज़्यादातर सीट हार गए थे। हनीफ अब्बासी को वज़ीर बनाया हुआ आप वाली वजारत में, वो भी सीट हार गया था। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा सीट हार गया था। और जो बाकी आपके वज़रा हैं ये सारे सीटें हारे हुए, इनमें कोई भी नहीं जीता हुआ और बुरी तरह हारे हुए हैं। ये जो बाद में सेनेटर्स बनाए गए ये सारे उन्हीं के ऊपर बनाए गए हैं ना, जेलों में बंद करके मुखालिफिन को। तो साद रफीक साहब ये नहीं हो सकता कि आप दोनों तरफ हुसैन और यजीद दोनों के साथ एक साथ आप खड़े हो जाएं। तो साद रफीक साहब अधूरा सच जो है ना वो भी सच नहीं होता, बल्कि वो गुमराह करता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।